हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमंग उपाध्याय। वेलकम टू उमंग बायो क्लासेस। आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये बेसिकली डेडिकेटेड है नीट के स्टूडेंट्स के लिए और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। बोर्ड्स वाले बच्चे भी देख सकते हैं अगर उन्हें थोड़ा डेप्थ में जाकर के सीखना है, कुछ थोड़ा ज्यादा जानकारी मिलेगी तो बोर्ड्स वाले बच्चे भी जरूर देखें। बट नीट वाले बच्चों के लिए ये 100%, इससे ज्यादा इसमें से कुछ नहीं पूछेगा। इसका एनसीईआरटी वाला लेक्चर पहले ही अपलोड हो चुका है, तो जाकर के अगर तुम्हें एनसीईआरटी की लाइंस करनी है तो जाकर के एनसीईआरटी देखना। इस वाले लेक्चर में हम एनसीईआरटी नहीं कवर करेंगे, एनसीईआरटी क्योंकि हम पहले कवर कर चुके हैं। इसमें हम सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट्स और जो एनसीईआरटी में उसे समझने के लिए अपने सिंपल से लैंग्वेज में जितना हम समझ सकते हैं उतना इसमें समझेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर का वन शॉट होने वाला है। इसके पहले हमने बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर लिया है, ठीक है। हम क्या बोलते हैं कि जो बोर्ड्स 2024 के लिए जो बोर्ड्स होने वाले हैं उसमें तुम्हारा ये वाला नहीं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर हटा दिया है, तो उसमें हमने उसे कवर कर लिया। बट नीट के लिए अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया तो हम सारा कवर करते चले। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो 1.5 मिनट में इंट्रो हो गया, अपना चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है उसका मतलब है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है? क्या कोई अगर बॉडी बिल्डर है, कोई बहुत मतलब स्ट्रांग है, तो क्या वो रिप्रोडक्टिव फिट है? इससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। रिप्रोडक्टिव हेल्दी होने का एक अलग ही डेफिनेशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो तुम्हारा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड लेवल पे तुम्हारे डिजीज को, हेल्थ को पूरा मतलब मेंटेन करके रखता है, उसकी जानकारी लेता है, उस पर वर्क करता है, ठीक है। तो उसने एक डेफिनेशन दिया है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ रहने का, रिप्रोडक्टिव फिट रहने का एक डेफिनेशन क्या है, मतलब किस एस्पेक्ट को हम बोलेंगे कि वो पर्सन या कोई भी रिप्रोडक्टिव फिट है, रिप्रोडक्टिव हेल्दी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कोरोना में फेल हो गया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस टोटल वेलबींग इन फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो इसका मतलब है कि वो फिजिकली भी फिट हो, मतलब फिजिकली ऐसा ना हो कि कमजोर हो और बोले कि हम तो रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं, नहीं कर पाएगा। इमोशनली एस्पेक्ट, इमोशन बहुत ज्यादा है उसमें, इमोशनली मतलब वो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसे, बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब है, ठीक है। बिहेवियरली कोई हिंसा वाला आ गया, कोई वायलेंस वाला आ गया, तो समझ सकते हो कि क्या बोलते हैं उसे हम रिप्रोडक्टिव फिट नहीं बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं बोलेंगे। तुम्हारा है सोशल एस्पेक्ट, पता चले कि फैमिली में वो कोई भी पर्सन हो, बहुत अच्छे से सोसाइटी में जाए, पब्लिक प्लेस पे जाए तो हंगामा ही कर दे, बम ब्लास्ट कर दे, कुछ भी कर सकता है। सॉरी, बम ब्लास्ट करना बहुत गलत बात है, जस्ट एग्जांपल के लिए फ्लो में निकल गया, बट समझ रहे हो ना। सोशल एस्पेक्ट, तुम्हें फिजिकली भी ठीक रहना पड़ेगा, इमोशनली भी अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें कुछ बोल दे और तुम बैठ के रोने लगो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फोकस ऑन योर लाइफ, बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें अभी अचीव करनी है, ठीक है। 12th में यो बड़ा हो गया तो ड्रॉपर हो गया, और क्या होगा? ऐसा तो नहीं है ना कि एमबीबीएस करने के बाद मेरा लेक्चर देख रहे हो, नहीं ना। तो बस अभी तुम्हें फिजिकली भी फिट रहना है, इमोशनली भी फिट रहना है, बिहेवियर किसी के साथ बिहेवियर के उसमें एस्पेक्ट में भी तुम्हें नॉर्मल रहना है और सोशल एस्पेक्ट में भी तुम्हें नॉर्मल रहना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा था WHO का डेफिनेशन कि फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशल एस्पेक्ट में अगर जो इन सब में ठीक है, वेलबींग है, उसे हम बोलेंगे कि वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी है, ठीक है। प्रॉब्लम्स, कुछ समस्याएं देख लेते हैं। ओवर पॉपुलेशन, इंडिया आज नंबर 1 पे पॉपुलेशन में, कांग्रेचुलेशंस टू होल इंडिया। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई, इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब कोई भी जो न्यू ऑफस्प्रिंग है, न्यू बेबी है, उसका जन्म होते ही वो खत्म हो गया, उसकी डेथ हो गई। वो हमारे जब हमारी कंट्री आजाद हुई थी उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा था। अभी हमारी कंट्री डेवलप कर रही है तेजी से और हेल्थ के सेक्टर में भी बहुत काम हो रहा है। तो अभी इन्फेंट IMR जो होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो बहुत कम हो चुका है। तो ये अभी इस पे वर्क हो रहा है। मैटरनल केयर पे भी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR पे भी आज हम मतलब बहुत कंट्रोल कर चुके हैं। क्या होता था कि पार्चुरेशन डिलीवरी के बाद मदर्स भी एक्सपायर कर जाती थी
उतनी एजुकेशन नहीं थी, बट अभी बहुत नॉर्मल हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें, अभी भी कुछ एरिया हैं, बैक एरिया हैं जहाँ पे उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है, बट आज के टाइम पे थोड़ा पहले से सही है। अर्ली मैरिज, ऐसा सुनने में आता है कि राजस्थान में जो कुछ एरिया है, वैसे तो ऑल ओवर वर्ल्ड होता है, अर्ली मैरिजेस एक क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। ऑब्वियस बात है, क्योंकि अभी जो मैच्योरेशन वाले फेज है, एडोलेसेंस वाला फेज है, वो अभी लाइफ को समझने के लिए उतना परफेक्ट टाइम नहीं होता है। और उसी में तुम्हारे अर्ली मैरिज यानी चाइल्ड मैरिज बोल सकते हो, चाइल्ड मैरिज हो जाता है तो बहुत अभी ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ऑब्वियस बात है, ये एक बिना एजुकेशन के वेल एजुकेटेड पर्सन में बहुत रेयर चांसेस है कि वो एसटीडी का शिकार हो। बट और भी मेथड्स होते हैं, जैसे सेविंग्स हो गया, तुम्हारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, या फिर मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हो गए, तो इसमें एसटीडी के बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। मदर हेल्थ अफेक्टेड, डिफॉर्मिटीज इन फिटस, मदर की हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, घर में इतना काम होता है और कोई भी इग्नोर करके चला जाता है, तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है एक मदर के हेल्थ पे असर पड़ेगा। उसके बाद डिफॉर्मिटी इन फीचर फिटस और बेबी ड्यू टू जेनेटिक चेंजेस, जैसे मान जाओ कि जेनेटिकली कोई डिजीज हो गया फिटस में, कोई क्या बोलते हैं कमी आ गई, तो वो भी एक प्रॉब्लम थी। सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, आजकल बहुत इंडिया में सुनने को मिलता है कि सेक्स क्राइम्स जो तुम्हारे रेप्स होते हैं वो बहुत कॉमन हो चुके हैं, मतलब कॉमन क्या, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। पहले भी बहुत थे, बट अभी भी हाई लेवल पे है, ठीक है। ये कुछ प्रॉब्लम्स थी सेक्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटेजी पे आते हैं। हमारी गवर्नमेंट, जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद कुछ साल बाद 1951 में, ईयर याद रखना, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 तुम्हें ईयर याद रखने, फैमिली प्लानिंग के, उसके बाद तुम्हारा एमटीपी के, और एक और आता है मैं बता रहा हूँ, ये इसके आरसीएच के, रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर में, ये तुम्हारा 1997 में हो गया। एमटीपी 1971 में होगा, ठीक है, 1971 में। तो ये तुम्हें अभी आगे आएगा, डोंट वरी, ये चैप्टर तुम्हें ध्यान से पढ़ना है, एनसीईआरटी में सब है, तो बहुत ध्यान से सुनो। अगर ये चैप्टर तुमने सुन लिया ना और दिमाग में बैठा लिया, तो तुम्हारा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इससे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चन नहीं आता है। तो चलो आगे स्ट्रेटेजी देखते हैं। फैमिली प्लानिंग हमारा जो 1951 में स्टार्ट हुआ था, फैमिली प्लानिंग में ये था कि हमारे तो मतलब एक कपल के 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। आज के टाइम पे ये रूल हमारे इंडिया में लागू हो चुका है, जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें गवर्नमेंट फैसिलिटीज से हटा दिया गया, ठीक है। सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में, गांव में जो अभी बहुत पीछे रह गए उनमें सेक्स एजुकेशन होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। मैरिजेबल एज फीमेल की 28 होनी चाहिए, मेल की 21, वो है टैपिंग ऑन इट। मेडिकल फैसिलिटीज, मॉडर्न इक्विपमेंट, देखो मेडिकल फैसिलिटीज हर एक इंडिविजुअल का अधिकार है, उसे मिलना चाहिए अच्छे से अच्छा मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, आफ्टर बर्थ जो तुम्हारा चाइल्ड का केयर होता है और मदर का केयर होता है, ये एक प्रोग्राम चलता है, जिसको नहीं पता आरसीएच प्रोग्राम होता है। और जो हमारी प्राइमरी स्कूल्स की कुछ लेडीज होती हैं या फिर गांव की कुछ लेडीज जेंट्स होते हैं, वो गांव में जाकर के बहुत इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। पोलियो वाली जो आशा कार्यकर्ता हैं वो भी काम करती हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स अपने इंडिया में चलते हैं टू इम्प्रूव आवर, क्या बोलते हैं, इस दिक्कत को, इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो आरसीएच आया था 1997 में, इसमें क्या था, रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड के हेल्थ को कैसे हम इम्प्रूव करें, उसका एक ये प्रोग्राम है, ठीक है। अब आते हैं एम्नियोसेंटोसिस, देखो ये तुम्हारा इंडिया में इसका इतना मिसयूज हुआ, स्पेशली हरियाणा, अभी मैं हरियाणा में ही हूँ, तो यहाँ पे इतना मिसयूज हुआ कि इसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। यही तुम अमेरिका चले जाओ या फिर किसी वेस्टर्न कंट्री में चले जाओ, तो ये तुम्हारा गवर्नमेंट का ये प्लानिंग है कि बेबी को इस एनवायरनमेंट में, इस दुनिया में आने से पहले उसका जेंडर उसके पेरेंट्स को बताया जाता है, ताकि वो उसके रहने के लिए घर में एक सिस्टम बना पाए, ठीक है। तो एम्नियोसेंटोसिस देखो क्या होता है, एम्नियोसेंटोसिस क्या होता है ना कि जब बेबी अभी वूम्ब में होता है, यूट्रस में होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होता है, तो उसके कुछ सेल्स को एग्जामिन करके, उसे रीड करके उसका जेंडर पता कर लिया जाता है। इससे क्या होता है ना कि जो फीमेल नहीं चाहते वो उसका एबॉर्शन करवा देते हैं। एबॉर्शन क्या होता है कि
ऐसे बोल सकते हो, उसे मार देते हैं, किल कर देते हैं, ठीक है। Fetal sex and disorder determine based on the chromosomal pattern of embryo cells in the amniotic fluid surrounding the developing embryo. मैंने तुम्हें बताया था ना कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि एम्ब्रियो पूरा कैसे डेवलप होता है, एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, उसके सराउंडिंग्स में क्या होता है, तो वो उसी एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं, उसमें कुछ सेल्स पाई जाती हैं, उसके क्रोमोसोम्स को स्टडी करते हैं, उसके पैटर्न को स्टडी करते हैं, वहां से तुम्हारा पता चल जाता है कि अगर कोई डिजीज हुआ, कोई बीमारी हुई जेनेटिकली, तो वहीं पे वो क्योर हो जाती है। जैसे एडिनोसिन एडीए है, एडीए तुम्हारा ये आएगा बायोटेक्नोलॉजी में, इसमें इम्यूनिटी में थोड़ा डिफरेंट दिक्कत आती है। तो ये एम्ब्रियोनिक अगर स्टेज पे अगर ये क्योर हो जाए तो ये लाइफ टाइम क्योर रहता है, ठीक है। बट आगे चल के ये मुश्किल होता है क्योर करना। तो ये बेसिकली जो एम्नियोसेंटोसिस वाला प्रोसेस था ना, वो बीमारियों को आइडेंटिफाई करने के लिए बना था। बट इसका मिसयूज इतना हुआ इंडिया में कि इसे बैन कर दिया गया। बैन क्यों किया गया? क्योंकि उस फीटल का जो एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो था, उसका जेंडर पता करके अगर वो फीमेल होती थी तो उसे किल कर दिया जाता है। हाँ, ये इंडिया की सच्चाई है, अभी भी होता है। तो इसीलिए इंडिया में इसे बैन कर दिया गया, ताकि ऐसे लोगों को पता ही ना चले कि बेबी हो रहा है कि गर्ल हो रहा है, ठीक है, बॉय हो रहा है कि गर्ल हो रहा है, ठीक है। यूज टू टेस्ट द present of certain genetic disorder like hemophilia, sickle cell anemia, Down syndrome for determining the survival of fetus। देखो हीमोफीलिया तुम्हारा जेनेटिकली वो है, इसमें क्या होता है कि तुम्हारा ब्लड क्लॉट, जो अगर हाथ कट गया तो इस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं होगा, ब्लड लॉस हो जाएगा और इंसान की डेथ हो जाएगी। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल की हो जाती है एनीमिया, तो पता ना कि बाइकॉन्केव होता है, तो उससे शेप चेंज होकर सिकल सेप हो जाती है। इसमें तुम्हारा अनीमिया जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं, शायद अनीमिया नहीं होता, ठीक है। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम तुम्हारा अगेन एक जेनेटिक वो है। नेक्स्ट चैप्टर जो जेनेटिक्स आने वाले हैं उसमें हम ये तीनों बीमारी पढ़ेंगे। डाउन सिंड्रोम में तुम्हारे जो बेबी होता है उसका पाम जो होता है वो उसमें क्रीज नहीं पाए जाते, और क्या बोलते हैं उसे, राउंड हेड हो जाता है, राउंड ये पाम हो जाते हैं, और हाइट उतनी अचीव नहीं कर पाता, मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाती, ठीक है, मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट रुक जाती है। ये इसलिए था ताकि बीमारियों को पता लगा के और जो फीटस का जो लाइफ है उसे अच्छा बना दिया जाए। कांट यूज फॉर फीटल क्लेफ्ट पैलेट डिटेक्शन। हाँ, अगर क्लेफ्ट में कोई डिफेक्ट है तो उसे ये ठीक नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। मिसयूज टू नो सेक्स बेबी, सेक्स ऑफ बेबी फॉलोड बाय एबॉर्शन इन केस ऑफ फीमेल। फीमेल फ्यूटिसाइड इंडिया में बहुत बढ़ गया था, उसका जेंडर पता करके उसे फिटस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो में ही, यूटेरस में ही उसे खत्म कर दिया जाता था, ठीक है। अदर टेक्निक्स क्रॉनिक विलाई सैंपलिंग, अल्ट्रासाउंड, पर क्यूटेनियस अम्बिकल कॉर्ड ब्लड सैंपलिंग, पॉप्स इसे बोलते हैं। एग्जामिन ब्लड फ्रॉम अम्बिकल कॉर्ड टू डिटेक्ट फिटल एबनॉर्मलिटी। फिटल की एबनॉर्मलिटी यानी कोई बीमारी हो या फिर कोई दिक्कत हो, उसके लिए इतने और भी मेथड्स हैं, तो तुम देख लो एक बार। पप्स करके एक है, फिर अल्ट्रासाउंड तुम्हें ऑब्वियसली पता होगा, अगर घर में किसी न किसी का तुमने सुना ही होगा। क्रोनिक विलाई सैंपलिंग, क्रोनिक विलाई तुम्हें पता है ना क्या होता था, उसका सैंपलिंग। क्रोनिक विलाई नहीं पता, ट्रोफोब्लास्ट और यूट्राइन की लेयर्स में एक कॉम्बिनेशन बनता था, वो उसे क्रोनिक ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है नहीं पता, जाओ ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला लेक्चर देखो। एम्ब्रियो की आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट लेयर बनाती है, वो तुम्हारा यूट्राइन की लेयर से कंबाइन करके तुम्हारा बनाता था क्रोनिक विलाई, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है? पॉपुलेशन ग्रोथ तुम देख सकते हो कि पूरे विश्व की पॉपुलेशन 1900 में 2 बिलियन थी, 2000 में मतलब 100 साल के बाद 6 बिलियन हुई, 2011 में 7 बिलियन, 7.2 बिलियन, और 2021 में 7.9 बिलियन। आज के टाइम पे 8 पॉइंट समथिंग है, मतलब 8 बिलियन प्लस है, 8 बिलियन प्लस है, ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन एक बार देख लो। इंडिया, इस पे क्वेश्चन आ गया था यार, क्या करोगे, तो इस पे कुछ कर थोड़ी सकते हैं, ये तो याद रखने वाला है। जब हमारा देश आजाद हुआ तब 350 मिलियन थे, मिलियन में, याद रखो मिलियन में थे हम, 350 मिलियन। आज कितना है? 1. आज तो इंडिया नंबर 1 पे है। 2023 में अगर तुम देखो तो 1.4, 2023 का अगर तुम डाटा लो तो 1.41 या 1.42 पे हैं हम, ठीक है। तो इतना डेवलप हो चुका है, बिलियन में, बिलियन, वो मिलियन और ये बिलियन, समझ रहे हो ना, 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं। देख लो कितना डेवलपमेंट हो रहा है ऑन पॉपुलेशन। वैसे भी डेवलपमेंट हो रहा है, बट एवरेज 6% इन द वर्ल्ड इज इन इंडियन। ये फैक्ट है
कि पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं उसमें से हर 6th पर्सन यानी हर 6वां पर्सन एक भारतीय है, इंडियन है। ये फॉर्मूला ऑब्वियस बात है, ये वाला और ये डबलिंग टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। एनुअल ग्रोथ रेट कैसे करते हैं, P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू एन इंटू 100, ठीक है। देखो P2 क्या है कि जो प्रेजेंट सेंसस यानी अभी लास्ट सेंसस था तुम्हारा 2011 का, 2021 में इसलिए नहीं हुआ ताकि कोविड था, तो ये सेंसस तुम्हारे पोस्टपोन हो गए। अभी करंट का डाटा मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि सेंसस हुआ है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता है, बट 1.42 मैंने सर्च किया था, तो 1.42 अभी इंडिया की पॉपुलेशन है बिलियन में। तो ये देखो प्रेजेंट सेंसस का जो पॉपुलेशन साइज है माइनस प्रीवियस सेंसस का जो पॉपुलेशन साइज है। जस्ट एग्जांपल, अगर सब नॉर्मल होता है तो 2021 में सेंसस होने वाला था, हर 10 साल में एक बार सेंसस होता है। तो जैसे मान लो कि प्रेजेंट अगर हो गया होता तो 2021 वाले में जितना पॉपुलेशन था उसमें से माइनस कर देते हैं 2011 वाले को, ठीक है। जितना डाटा आता उससे उसमें डिवाइड करते हम प्रीवियस वाले को और इनटू नंबर ऑफ ईयर्स यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और इन सब का जो जितना भी आता रिजल्ट उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारा एनुअल ग्रोथ रेट निकल जाता है, ठीक है। डबलिंग टाइम क्या होता है, 70 बाई ग्रोथ रेट परसेंटेज। जहाँ तुम्हारा एनुअल ग्रोथ रेट निकला, अब इसे उससे 70 में डिवाइड कर दो तो तुम्हारा आ जाएगा डबलिंग टाइम, कि कितने टाइम में पॉपुलेशन तुम्हारी डबल होगी। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ बाई इज डबलिंग टाइम। पॉपुलेशन अपने आप से कितने टाइम में डबल हो जाएगी उसको बोलते हैं डबलिंग टाइम। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया था नीट में आया था, लेस देन 2% था पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया 2011, ठीक है। तो ये लेस देन 2% था, ये क्वेश्चन याद रख लेना, आ जाता है ये। अब इसमें तुम तुक्का लगा भी नहीं सकते कि कितना होगा, ऐसे एग्जाम्पल ऐसे दे देगा कि लेस देन 2%, 2%, 5%, लेस देन 5%, तो क्या करोगे, समझ ही नहीं आएगा। अभी तुम्हें दिख रहा है तो तुम्हें याद आए, बट इसको बार बार याद करते रहना, ये फैक्ट वाली बात है। तुम्हें लगता है कि ये चैप्टर बहुत ईजी है, बट नहीं है, ठीक है। तो रेट एट विच पॉपुलेशन इंक्रीज रैपिडली, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वो है कि जिसपे तुम्हारा पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो करे, ठीक है। इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, नेटिलिटी तुम्हारा पॉपुलेशन साइज बढ़ाता है, इमिग्रेशन माइनस करता है, एमिग्रेशन है ये, एमी और इमी वाला बढ़ाता है, एमिग्रेशन तुम्हारा माइनस करता है, नेटिलिटी बढ़ाती है और मोर्टेलिटी तुम्हारी डिक्रीज करती है, ठीक है। नेटिलिटी बर्थ रेट क्या होता है, नेटिलिटी मतलब बर्थ रेट, अभी हमने देखा था ना, नेटिलिटी मोर्टेलिटी रेट, नेटल मोर्टेलिटी रेट कहाँ गया, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक। तो यहाँ पे तुम देखो आगे, नेटिलिटी मतलब तुम्हारा पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ बेबी प्रोड्यूस पर 1000 इंडिविजुअल, 1000 पीपल कितना मतलब बेबी को प्रोड्यूस कर रहे हैं पर ईयर, उसे हम बोलते हैं कि नेटिलिटी, ठीक है, यानी बर्थ रेट। मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल, मतलब 1000 लोग पे कितने लोग मर रहे हैं पर ईयर, उसे हम बोलते हैं मोर्टेलिटी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इफ बर्थ एंड डेथ रेट वेयर इक्वल, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, मतलब जितने जन्म ले रहे हैं और उतने ही मर रहे हैं तो वहां पे ग्रोथ रेट जीरो हो जाएगी, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज, ट्रायंगुलर शेप या रैपिड ग्रोइंग पॉपुलेशन। देखो डेवलपिंग कंट्रीज यानी इंडिया, ठीक है, उसमें क्या है कि जो यंग, हमारा इंडिया को हम यंग कंट्री बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो यंग जनरेशन है 24 से पहले 25 से पहले वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वो प्री रिप्रोडक्टिव में आ गया, और जो तुम्हारे रिप्रोडक्टिव है वो प्री रिप्रोडक्टिव से कम है, और जो तुम्हारे बूढ़े लोग हैं वो तुम्हारे पोस्ट रिप्रोडक्टिव में आ जाते हैं, वो बहुत कम है। मैंने बुढ़ा बोल दिया तो उस पर कोई वो वाली बात नहीं है। डेवलप कंट्री अमेरिका हो गया, जापान हो गया, उसमें तुम्हारा बेल शेप और नियरली स्टेबल, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव कम है, उससे ज्यादा रिप्रोडक्टिव है, और बुढ़े उससे कम है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, तो उस कंट्रोल बर्थ कंट्रोल के हम मेथड्स को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स आते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, ये होता है एक मेथड, ठीक है, ताकि बर्थ कंट्रोल को रोका जा सके, ठीक है। इसका कुछ कैरेक्टर होना चाहिए, पहला यूजर फ्रेंडली होना चाहिए ताकि एनवायरनमेंट को ये इफेक्ट ना करे, जो इसे यूज कर रहा है उसे कोई इचिंग ना हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो, ठीक है।
एब्सेंस ऑफ साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, मतलब अगर यूज कर रहे हैं तो वापस से तुम्हारा फर्टिलिटी आ सके। कंप्लीटली इफेक्टिव अगेंस्ट प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी रोकने में ही इफेक्टिव होना चाहिए, काम का होना चाहिए, ठीक है। पहला है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में पहला है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। मैं जब तुम्हें बता रहा था, क्या बता रहा था, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसमें मैंने रिस्क पीरियड और फर्टाइल पीरियड का बताया था कि अगर 28 डे का है तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल तो उसमें से डे 10 टू डे 17 तुम्हारा जो होता है वो रिस्क पीरियड था, फर्टाइल पीरियड था, उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है कि सेफ पीरियड या रिदम पीरियड, जो तुम्हारा ये है ना, क्या बोलते हैं, डे 10 टू डे 17 को छोड़ करके बाकी जितने भी टाइम है उसे हम बोलेंगे सेफ पीरियड या रिदम पीरियड, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है अवॉइड सेक्स ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड डे 10 टू डे 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस टाइम पे इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, कॉपुलेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। बेसल बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाती है 1 फ़ारेनहाइट से ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, यानी 14th डे पे तुम्हारा जो फीमेल्स होती हैं, ह्यूमन फीमेल्स, उनका जो बॉडी टेम्परेचर था वो 1 फ़ारेनहाइट से इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। पीरियड आफ्टर 4th डे ऑफ राइज इन टेम्परेचर और लास्ट पॉजिटिव स्पिन बार्केट टेस्ट इज कंसिडर्ड सेफ। देखो जिस दिन तुम्हारा टेम्परेचर हाई हुआ उसके 4th दिन, यानी जैसे मान जाओ 14th डे पे टेम्परेचर हाई हुआ 1 फ़ारेनहाइट, उसके 4th दिन यानी उसके 4थे दिन के बाद सेफ पीरियड में आ जाएगा, वो रिस्क पीरियड से हट जाएगा। या फिर एक टेस्ट होता है स्पिन बार्केट टेस्ट, इससे कंफर्म हो जाता है और वो सेफ पीरियड को इंश्योर कर देता है, ठीक है। उसके बाद आता है विड्रॉल मेथड या क्वाइटस इंटरप्टस। विड्रॉल मेथड ये होता है कि जब इजेकुलेशन हो उसके पहले विड्रॉ कर लिया जाए ताकि जो इजेकुलेशन है वो ना हो सके और इंसमरेशन वाला प्रोसेस रुक जाए, ठीक है। उसी को बोलते हैं क्वाइटस इंटरप्टस। विड्रॉल ऑफ पेनिस जस्ट बिफोर इजेकुलेशन ऑफ स्पर्म, हाई फेलियर रेट, इसका हाई फेलियर रेट है विड्रॉल मेथड का, ठीक है। अब आते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया पे। लैक्टेशनल एमेनोरिया जस्ट आफ्टर डिलीवरी, जो जब पार्चुलेशन होता है बेबी एनवायरनमेंट में आता है, तो उसके जब तुम्हारा लैक्टेशन वाला पीरियड चलता है, मतलब फीडिंग वाला, उसे मिल्क फीडिंग वाला जब फेज चलता है, तो वो मैक्सिमम 6th मंथ तक वो क्या होता है कि चलता है, ठीक है। तो वही बोला है कि इसमें कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो क्या बोलते हैं कि ये एक सेफ पीरियड होता है, ये बर्थ कंट्रोल को रोकने के लिए एक सेफ मेथड होता है, ठीक है। एज इट फेज इज फॉर इंटेंस लैक्टेशन, हाँ यहाँ पे इंटेंस लैक्टेशन होता है, ये डिफर करता है, हाईली डिफर करता है। मैक्सिमम जो इसका रेंज है वो है 6th मंथ, ठीक है। ये मिनिमम भी 1 मंथ भी हो सकता है, 2 मंथ भी हो सकता है, 3, 4, 5 कितने भी दिन भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो जो मदर है वो कितना बेबी को फीड करा रही है मिल्क, ठीक है, उस पर। इंटेंस लैक्टेशन, लैक्टेशन का मतलब होता है कि मिल्क फीडिंग या जो बेबी को आफ्टर बर्थ टेक केयर करते हैं उस पर ये डिपेंड, ठीक है। तो मैक्सिमम ये 6th मंथ तक का होता है और मिनिमम ये डेज में भी हो सकता है, 1 मंथ का भी हो सकता है। चलो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मान जाओ कि क्या कोई कपल के कॉन्टिन्यूअस 1 ईयर फर्स्ट ईयर एक बेबी हुआ तो क्या उसका नेक्स्ट ईयर बेबी हो सकता है, हाँ या ना, तुम कमेंट करना, ठीक है। ये इसी जो ये है ना ये वाला लाइन, इस पर ये क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है। आते हैं अपने सेकंड मेथड्स पे। पहला हमने पढ़ लिया पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा है बैरियर मेथड। ये होता है मैकेनिकल डिवाइस, ठीक है। ये एक तरह से बोल सकते हो कि स्पर्म और ओवम को मिलने नहीं देता, ठीक है। पहला है अपना कॉन्डोम्स ट्यूबुलर, ये तुम्हारा जो होता है वो लेटेक्स सीट का जो बना होता है पूरा, ठीक है। ट्यूबुलर लेटेक्स सीट रोल्ड ओवर मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये जो तुम्हारा एक्सटर्नल जेनिटलिया मेल का पेनिस, उस पर ये कवर होता है और ये तुम्हारा अवॉइड करता है स्पर्म और ओवम का फिजिकल मीट, ठीक है। ये एसटीडी से भी बचाता है, और जो एसटीडी होती है तुम्हारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इससे बचाता है। एसटीडी में बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जिसका अभी तक क्योर नहीं है, तो प्रिवेंशन ही उसका क्योर है, ठीक है। एक फैमिली वेलफेयर सर्विस के लिए एक तुम्हारा कॉमनली ब्रांड है जिसे निरोध बोलते हैं, ठीक है। तो ये मार्केट में अवेलेबल होता है। अब आता है फेमसिल्ड पे, फीमेल कॉन्डोम को हम बोलते हैं फेमसिल्ड, ठीक है। पॉली यूरेथेन पाउच रिंग स्ट्रक्चर है अडर, देखो ये एनसीईआरटी में इन दोनों का डायग्राम दे रखा है, तुम वहाँ पे देख सकते हो कि जो मेल कॉन्डोम्स है फीमेल कॉन्डोम्स वो कैसे है। तो एनसीईआरटी जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे अच्छे से देख लोगे, ठीक है। तो जो ये वाला था मेल वाला, वो लेटेक्स सीट से बना होता है, लेटेक्स सीट से बना होता है, ठीक है। और फेमडम जो होता है वो तुम्हारा पॉली यूरेथेन पाउच रिंग स्ट्रक्चर से बना होता है, ठीक है।
कवर्स एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड लाइंस ऑफ वेजाइना आल्सो, ठीक है। ये एक्सटर्नल जेनिटलिया, वल्वा, तुम्हारा लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा और जितने भी तुम्हारे पार्ट्स थे उसे कवर करता है और वेजाइना को भी कवर करता है, ठीक है। ये भी तुम्हारा क्या बोलते हैं, एसटीडी से प्रिवेंट करता है और फिजिकल मीट ऑफ स्पर्म और ओवम को रोकता है। आते हैं अपने नेक्स्ट पे, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स कैप। ये तुम्हारे रबर के और इंसर्टेड इनटू सर्विक्स जस्ट बिफोर इंटरकोर्स। ये तुम्हारे रबर के बने होते हैं और जब इंटरकोर्स करना होता है तो उसके पहले इसे इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। अब आता है अपने नेक्स्ट मेथड पे। पहला हमने देखा कि ये तुम्हारा पीरियोडिक एब्स्टिनेंट क्या है, दूसरा हमारा बैरियर मेथड था, तीसरा अपने केमिकल मेथड पे आते हैं। कंटेन्स स्पर्मिसाइडल केमिकल्स, इसमें कुछ स्पर्मिसाइडल केमिकल्स होते हैं। स्पर्मिसाइडल केमिकल्स मतलब कि जो स्पर्म को खत्म कर दे। जैसे WBC है, उसका क्या कैसे फंक्शन है, खा करके उसे खत्म करता है, तो ऐसे ही ये भी कुछ केमिकल्स होते हैं जो स्पर्म को किल करते हैं, ठीक है। अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्रीम्स, कंपनी का नाम तुम्हें नहीं याद करना बट ऐसे ही देख सकते हो तुम, क्रीम्स, जेलीज एंड फोम टेबलेट्स। तो ये क्रीम में भी पाया जाता है, जेल में भी पाया जाता है और फोम टेबलेट्स में भी पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, बोरिक एसिड होता है, KMnO4 होता है, सिट्रिक एसिड, जिंक सल्फेट और इतने केमिकल्स इसमें पाए जाते हैं। इंट्रोड्यूस टू वेजाइना प्रायर टू सेक्स, ठीक है, प्रायर टू इंटरकोर्स। ये जब इंटरकोर्स करना होता है उसके पहले ही इसे इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। स्पॉन्ज टुडे इज फोम सपोजिटरी टैबलेट कंटेनिंग नैनोक्साइमोल 9 एज स्पर्मिसाइड विच किल्स द स्पर्म बाय डिसरप्टिंग द मेम्ब्रेन। देखो ये क्या होता है कि जो स्पॉन्ज है, ये तुम्हारा आज का फोम सपोजिटरी टैबलेट है, ये क्या करता है कि तुम्हारे जो स्पर्म की जो मेम्ब्रेन होती है उसे खत्म करके और स्पर्म को खत्म कर देता है और वहाँ पे तुम्हारा प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस। इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस तुम्हारे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है। ये इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज होता है, मतलब कॉमनली यूज होता है इंडिया में, ठीक है। ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो है तुम्हारा इंसर्ट नॉन मेडिकेटेड IUD से, ये तुम्हारे पॉली इथाइलिन के बने होते हैं विथ BaSO4, बेरियम सल्फेट एंड और स्टेनलेस स्टील। ये तुम्हारे बेरियम सल्फेट पॉली इथाइलिन के बने होते हैं या फिर स्टेनलेस स्टील भी यूज होता है कभी कभी। हेल्प टू रेगुलेट मैक्रोफेजेस एंड फैगोसाइटोसिस। सबका याद रखना है कि कौन कैसे काम करता है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंट में हम रिस्क पीरियड में इंटरकोर्स नहीं करते। बैरियर मेथड तुम्हारे फिजिकली स्पर्म और ओवम को मीट नहीं होने देता, मिलने नहीं देता। ये जो तुम्हारे IUDs है उसमें पहला जो नॉन मेडिकेटेड है वो तुम्हारा मैक्रोफेजेस और फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज करता है। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे पूछ लिया कि जो मैक्रोफेज कौन शो करेगा, कौन सा मेथड मैक्रोफेज शो करेगा, उसमें तुम्हें ये नहीं देगा IUDs या फिर ये, उसमें देगा कॉपर रिलीजिंग IUDs, नॉन मेडिकेटेड और लिपेस लूप तुम्हारा या हार्मोनल रिलीजिंग। तो ऐसे तुम्हें याद करना है, ठीक है। लिपेस लूप तुम्हारा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा लिपेस लूप नॉन मेडिकेटेड का, ठीक है। अब आगे आते हैं, लिपेस लूप हो गया, ये तुम्हारा क्या करता है, मैक्रोफेज और फैगोसाइटोसिस को ये मेथड से ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब आते हैं कॉपर रिलीज। ये क्या करते हैं, ये जितने भी IUDs हैं कॉपर वाले, वो कॉपर रिलीज करते हैं। सप्रेस स्पर्म, ये तुम्हारी मोर्टेलिटी, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एंड देयर एबिलिटी टू फर्टिलाइज ओवम। कॉपर वाले क्या करते हैं कि जो मोबिलिटी है यानी जो मूवमेंट का कैपेसिटी है, मोर्टेलिटी और उसका जो फर्टिलाइज करने का एबिलिटी है उसे सप्रेस कर देता है। सप्रेस मतलब कम कर देता है, ठीक है। इट ब्रिंग्स अबाउट द रिलीज ऑफ टॉक्सिक साइटोकाइंस। ये टॉक्सिक साइटोकाइंस केमिकल्स होते हैं उसे ये रिलीज करता है। कॉपर टी हैव आयोनाइज्ड कॉपर विच डिफ्यूज एट द कॉपर टी रेट ऑफ 50 mg पर डे। कॉपर टी में जो कॉपर वो रिलीज करता है एट द रेट ऑफ 50 मिलीग्राम्स पर डे, ठीक है। तो 50 मिलीग्राम्स पर डे के हिसाब से कॉपर टी कॉपर रिलीज करता रहता है। इसके एग्जांपल्स, कॉपर टी 200 मल्टीलोडेड कॉपर टी 250, कॉपर 7, कॉपर टी 380A मल्टी लोड कॉपर टी 380A। इसका याद रखना, ये 7 to 10 ईयर्स का होता है, नॉर्मली जो होता है वो 5 to 7 ईयर्स का होता है। डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोर्ट सरफेस एरिया इन स्क्वायर mm, ठीक है। कॉपर टी रिप्लेस जनरली आफ्टर 3 to 5 ईयर एज कॉपर रिलीज बिकम स्कैंटी ड्यू टू कैल्शियम डिपोजिशन। तो कॉपर रिलीज जो होता है वो स्कैंटी हो जाता है क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है, तो इस वजह से हर 3 से 5 साल में इसे हटा दिया जाता है। यहाँ पे ये जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब अगर तुम्हारा मतलब किसी भी कपल का मन हुआ कि अब उसे बेबी लाना है
ठीक है। तो वो इन सब मेथड्स को वो वापस से हटा करके और वो नॉर्मल प्रेगनेंसी वाली लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने इसी में आयोडीज में ही थर्ड पे हार्मोन रिलीजिंग। पहला हमने नॉन मेडिकेटेड पढ़ लिया, फिर हमने कॉपर वाला पढ़ा, अब आते हैं नॉन हार्मोन वाले पे। याद रखना नॉन मेडिकेटेड में तुम्हारा जो होता है वो क्या करता था, यहाँ पे देखो एक बार, जो मैक्रोफेज और फेगोसाइटोसिस को वो इंक्रीज करता था, एक्यूमुलेट करता था, जबकि कॉपर में स्पर्म की मोटिलिटी और कैपेसिटी को डिक्रीज होता है। हार्मोन वाले में क्या होता है कि यूटेरस को अनसुटेबल बनाता है फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्वाइकल होस्ट टू स्पर्म। ये यूटेरस को क्या बनाता है, अनसुटेबल बना देता है। तो ऐसे याद रखना कि जो तुम्हारा नॉन मेडिकेटेड था वो तुम्हारा फैगोटाइटोसिस और मैक्रोफेजेस को एक्यूमुलेट करता है। कॉपर रिलीजिंग वाला जो था वो तुम्हारा स्पर्म की मोटिलिटी और कैपेसिटी को कम करता है। ये जो हार्मोन वाला है वो तुम्हारे यूटेरस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल कर देता है। इसके एग्जांपल्स हैं प्रोजेस्टेराट और प्रोजेस्टेरॉन एंड लिवेनोगेस्ट्रॉल। अब आता है नेक्स्ट पे ओरल कॉन्ट्रेसेप्टिव। देखो ये तुम्हारा यहाँ तक तुम्हें लर्न करना है। ओरल कॉन्ट्रेसेप्टिव प्रिपरेशन containing either progesterone or synthetic progesterone alone with combination of progesterone estrone। देखो ओरल कॉन्सेप्टिव ये है कि या तो तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन होगा या तो तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बाइंड पिल होगा, ठीक है। यहाँ पे तुम देखो pills taken orally for 21 days in menstrual cycle and starting within the 5 days of cycle ending on 25 day। जो तुम्हारा स्टार्टिंग का 5 डे होता है उसमें स्टार्ट करना होता है और 25th डे पे इसे एंड कर देना होता है, ठीक है। 21 डे के लिए ये होता है। ये फंक्शन इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। देखो एक होता है कि तुम्हारा अनसुटेबल बनाता है, कौन बनाता है, हार्मोन वाला, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज तुम्हारा अनसुटेबल बनाता है, जबकि ये जो ओरल वाले हैं वो तुम्हारा इनहिबिट कर देता है ओव्यूलेशन को और इम्प्लांटेशन को। तो ये तुम याद रखना, इस पे क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट द ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो वहां पे तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा ये वाला पिल्स वाले ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। अल्टर्स द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट और रिटार्डेड एंट्री ऑफ स्पर्म। ये सर्वाइकल म्यूकस को तुम्हारे अल्टर कर देते हैं, मतलब उसमें सिक्रेशन बढ़ा देते हैं ताकि स्पर्म की एंट्री ना हो सके, ठीक है। अब आते हैं ओरल पिल्स के दो पिल्स होते हैं, पहला तुम्हारा मिनी पिल्स होता है, दूसरा कंबाइंड पिल्स होता है। कंबाइंड पिल्स में तुम्हारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों होता है। मिनी पिल्स में तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन सिर्फ होता है। ये नॉन स्टेरॉइडल होती है मिनी पिल्स, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या करता है, एफएसएच के प्रोडक्शन को बंद कर देता है और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, तुम्हारा एलएच के प्रोडक्शन को बंद कर देता है, ठीक है। तुम्हारा एस्ट्रोजन एफएसएच के प्रोडक्शन को बंद करता है और एलएच वो तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन के नहीं एस्ट्रोजन तुम्हारा एफएसएच के प्रोडक्शन को बंद करता है और प्रोजेस्टेरॉन तुम्हारा एलएच के प्रोडक्शन को बंद करता है, ठीक है। मिनी पिल्स में क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन पिल्स होती है, डेली लेना होता है विदाउट एनी ब्रेक के। ये इसका एग्जांपल तुम पीओपी याद रख सकते हो। यहाँ पे तुम्हारी जो कंबाइंड पिल्स हैं वो दो टाइप की होती है, मोनोफेजिक और मल्टीफेजिक। मोनोफेजिक में तुम्हारा जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है वो दोनों सेम अमाउंट का होता है। इसका एग्जांपल है मेला एल मेला डी, ठीक है। तो ये एग्जांपल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऐसे नहीं आएगा मोनोफेजिक या मल्टीफेजिक, बट ये आएगा तुम्हारा कंबाइंड पिल्स में, ठीक है। मिनी पिल्स का एक और एग्जांपल होगा तुम्हारा सहेली, यहाँ पे नीचे लिखा होगा, ठीक है। अभी इस पे हम आगे बात करने वाले हैं। मल्टीफेजिक एस्ट्रोजन मेंटेन एट द सेम लेवल थ्रू 21 डेज कोर्स प्लस अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज ग्रेजुअली। देखो मल्टीफेजिक में क्या होगा कि एस्ट्रोजन का अमाउंट सेम रहेगा बट प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट बढ़ते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका देख सकते हो कब कितना होता है। इसके एग्जांपल्स हैं ट्राइकोलाइजर और ऑर्थोनोवम। अब आता है सहेली, ये तुम्हारा एनडीआरआई ने बनाया था, सीडीआरआई ने लखनऊ में। सहेली नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन कंटेनिंग सेंट्रोमेन, ये याद रखना केमिकल का नाम। वंस अ वीक पिल आफ्टर इनिशियल इंटेक ऑफ ट्वाइस डोज फॉर 3 मंथ। देखो इसमें क्या होता है कि 3 मंथ तक हफ्ते में 2 बार इसे लेना होता है, मतलब 3 मंथ तक महीने में 8 से 10 बार लेना होता है, ठीक है। और 3 मंथ के बाद इसे वीक में 1 बार लेना था या मंथ में 4 से 5 बार लेना होता है, ठीक है। वो वीक के हिसाब से डिपेंड करता है। अब इतना समझो कि ये जो है सहेली वो एक नॉन स्टेरॉइडल है। अब तक जितने भी पिल्स थी वो स्टेरॉइडल थी। सहेली सीडीआरआई सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट वो तुम्हारा लखनऊ में है। उसने पहला ये बनाया था नॉन स्टेरॉइडल पिल। उसमें क्या था कि जो तुम्हारा क्या बोलते हैं
एक केमिकल यूज हुआ था सेंट क्रोमन, ठीक है, ये केमिकल का नाम पूछता है। तो इसमें ये है कि इनिशियल 3 मंथ्स तक ट्वाइस यानी 2 बार हफ्ते में लेना होता है, और जो तुम्हारा 3 मंथ के बाद हो गया पीरियड, उसमें इसे एक वंस अ वीक हो जाता है ये, ठीक है। CDRI लखनऊ ने बनाया था, इस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर ब्लॉकिंग इस्ट्रोजन रिसेप्टर। ये क्या करता है, इस्ट्रोजन के जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं उसको ब्लॉक कर देता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव डिपो-प्रोवेरा। ये 2 टाइप्स के होते हैं प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ पे तुम देख सकते हो प्रोजेस्टिन के यही प्रिपरेशन से बना होता है। पहला होता है DMPA और दूसरा नेट EM। पहले पे आते हैं डेपोट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसिटेट, ये 3 मंथ के लिए इफेक्टिव होता है, और दूसरा होता है नॉन एथिस्ट्रॉन इथेनोटेट, ये 2 मंथ के लिए होता है। इसमें तुम याद रखना है तो रख लो, नहीं तो छोड़ सकते हो। कंबाइंड इंजेक्टाइल साइक्लोफेम और मेजिग्ना, ये 1 मंथ के लिए होता है, ठीक है। अब आते हैं इम्प्लांट्स, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। इम्प्लांट्स जो इंपॉर्टेंट है मैं बताते जा रहा हूँ, जो नहीं इंपॉर्टेंट है उसे छोड़ देना। देखो लिस्ट फेलियर रेट इम्प्लांट्स में बहुत कम होते हैं, क्या बोलते हैं, फेलियर रेट। इसे क्या करते हैं ना कि ये मैचस्टिक जैसे होता है, उसे स्किन के अंदर, जैसे बेसिकली यहाँ पे जो बाइसेप्स होते हैं उसमें तुम्हारे स्किन के अंदर इसे इम्प्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। ये इम्प्लांट सबडर्मली, ये डर्मर मतलब ये तुम्हारी स्किन की जो लेयर है उसे डर्मल लेयर बोलते हैं, ठीक है। इसके नीचे एपिडर्मिस, याद है ना एपिडर्मिस, फिर तो इसके उसके नीचे ही इसे इम्प्लांट करते हैं। ये तुम्हारा स्मॉल 6 सिलिकॉन्स परमीबल कैप्सूल, ये छोटे छोटे 6 सिलिकॉन के कैप्सूल से बना होता है। इसमें लिवोनोगेस्ट्रॉल होता है, और ये स्किन के अंदर इसे क्या बोलते हैं कि इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है। इसमें भी प्रोजेस्टिन ही बस होता है। इफेक्टिव फॉर 5 ईयर, ये 5 साल तक इफेक्टिव होता है। इम्प्लेनॉन, ये तुम्हारा इम्प्लांट्स का दूसरा एग्जाम्पल है। पहला नॉरप्लांट था जिसे सबडर्मली इंसर्ट किया गया था, 6 स्लाइस ऑफ सिलिकॉन्स को यूज हुआ था, ठीक है। अब आते हैं हम इम्प्लेनॉन पे। ये सिंगल एक रॉड लाइक डिवाइस होता है, ऐसे रॉड ऐसे ही होता है, ठीक है। कंटेन 3 कीटो डिजोगेस्ट्रॉल, ये केमिकल याद रखना है, रखो, बट इसका याद रखना, ये तुम्हारा जो स्मॉल सिलिकॉन, ये याद रखना है तुम्हें। लिवोनोगेस्ट्रॉल ये भी याद रखना है, ठीक है। इसमें तुम्हें ये याद रखना है तो रखो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। ये 3 साल तक इफेक्टिव होता है। नॉरप्लांट 5 साल तक होता है, और इम्प्लेनॉन तुम्हारा 3 साल तक होता है, ठीक है। अब आते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पे। देखो मॉर्निंग आफ्टर पिल, ये इसे आईपिल भी बोलते हैं, नहीं इसमें आईपिल वाला नहीं है, आईपिल वाला आगे आएगा। देखो मॉर्निंग आफ्टर पिल्स अवेलेबल इन इंडिया अंडर फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तुम्हें पता है कि फैमिली प्रोग्राम वाला जो मैंने बताया था, उसके अंदर इसे इंडिया में अवेलेबल कराया गया 2002 से 2003 के अंदर, ठीक है। 2 ओवरल टैबलेट्स टू स्टार्ट +2 टैबलेट्स आफ्टर 12 आवर्स प्रोवाइड रिलीफ। देखो इसमें क्या होगा कि जब इंटरकोर्स करना होगा उससे पहले 2 टैबलेट खाओ, और आफ्टर 12 आवर 2 टैबलेट खा लो, तो इससे तुम्हारी प्रेगनेंसी के चांसेस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स है नोरल, नोरगाइनोन और ओविडोन, ठीक है। अब आते हैं अपने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के नेक्स्ट वाले पे, वो है माइफप्रिस्टोन या एंट्री प्रोजेस्टेरॉन पिल होता है। ये तुम्हारा सिंगल पिल होता है, फ्रेंच ड्रग होता है RU486, उससे मिलकर के बना होता है। ब्लॉक द एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन कॉज नॉन सर्जिकल एबॉर्शन। देखो क्या होता है, अगर माइफप्रिस्टोन अगर कोई टैबलेट खा लेता है तो उसका जो नॉन सर्जिकल एबॉर्शन हो जाएगा। एबॉर्शन के कई टाइप्स होते हैं, एक सक करने वाला, पाइप से सक करके हो जाता है एबॉर्शन, एक होता है सर्जिकली रिमूव करना, और एक होता है नॉन सर्जिकली, तो वो तुम्हारा ये केमिकल कराता है माइफप्रिस्टोन। तो ये एक एंटी प्रोजेस्टिन पिल है। ये कैसे काम करता है कि तुम्हें पता होगा कि जो कॉर्पस ल्यूटियम था अपना ओवरी का, वो तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट कर रहा था ताकि वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर सके, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन कर सके। ये जो माइफप्रिस्टोन है वो क्या करता है कि प्रोजेस्टेरॉन के जो केमिकल्स होते हैं उन्हें रोक देता है, और तुम्हारी एंडोमेट्रियम सेट ऑफ कर जाती है, जिसकी वजह से तुम्हारा क्या होता है कि एबॉर्शन नॉन सर्जिकली हो जाता है, ठीक है। मैं अगर कभी वर्ड यूज कर रहा हूँ तुम्हारा मतलब कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ, इससे तुम्हारा पर्सनली कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इसे तुम्हारा मैं तुम्हें पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, ये बस मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है।
इंसर्शन ऑफ आईयूडीज विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन। 72 आवर्स के पहले अगर तुम्हारा क्या बोलते हैं इम्प्लांटेशन हो गया तो वो प्रेगनेंसी नहीं होने देगा। अगर इससे लेट हुआ तो प्रेगनेंसी ऑब्वियस बात इंश्योर हो जाएगा। ये 72 आवर्स क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा जाइगोट बना था वो क्लीवेज कर रहा था और 72 आवर्स के बाद वो तुम्हारा ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में आकर के वो तुम्हारा अटैच हो जाता है एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस से, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन वहाँ पे हो जाता है। अगर इम्प्लांटेशन हो गया तो कैसे करेगा? आईयूडीज का तो काम ही नहीं हो पाएगा ना फिर। तो 72 आवर्स के अंदर ही उसे इंसर्ट, अगर पहले से इंसर्ट है फिर तो कोई बात नहीं है, बट अगर नहीं है तो 72 आवर्स के अंदर अंदर इसे इंसर्ट करा लेना चाहिए टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है। उसके बाद आता है अपना सर्जिकल मेथड्स, टर्मिनल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, ठीक है। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर्स, रिवर्सिबल इज पुअर। देखो ये क्या होता है कि अब तुम्हारा आ गया सर्जिकल मेथड। तुम्हें याद होगा कि जब इंडिया में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो ऐसा सुनने में आता है कि वो फोर्सफुली ये तुम्हारा सर्जिकल मेथड यूज करती थी। इसको हम हिंदी में नसबंदी भी बोलते हैं, ठीक है। ये दो टाइप्स का होता है, एक मेल में होता है एक फीमेल में। मेल में होगा तो तुम्हारा वॉश डिफरेंस को काटा जाता है, फीमेल में होगा तो तुम्हारे फेलोपियन ट्यूब को काटा जाएगा, ठीक है। अगर ये तुम्हें सर्जिकल मेथड कराना है, वॉसेक्टॉमी ट्यूबेक्टॉमी कराना है तो वॉसेक्टॉमी क्या होता है कि अगर तुम्हारे किसी मेल में उसके वॉश डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है, कट करके बांध दिया जाता है, उसे बोलते हैं वॉसेक्टॉमी। फीमेल में होगा तो उसके फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा, उसे हम बोलेंगे ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। तो ऐसे तुम देख सकते हो वॉसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी। इसमें दो टाइप के होते हैं। मेल्स में ये होता है वॉसेक्टॉमी कन्वेंशनल और नो स्कैपल, ठीक है। इसमें क्या होता है ट्रांसवर्स लेंस इंसिजन मेड थ्रू द स्किन स्क्रॉटम थ्रू स्कैपल। तो इसमें स्कैपल का यूज करके ट्रांसवर्स कट करके उसे कट करके टाई कर दिया जाता है, ठीक है। गैप ऑफ 1 से 4 सेंटीमीटर का गैप उसमें छोड़ दिया जाता है। ब्लॉक द पैसेज ऑफ स्पर्म। अब आते हैं इस पे अपने स्कैपल वाले पे। फोर्सेप इसमें यूज किया जाता है, स्किन को पंचर किया जाता है, वॉश डिफरेंस को बाहर निकाल के उसे काटा जाता है 1 से 2 सेंटीमीटर, फिर उसे जोड़ दिया जाता है। ये भी तुम्हारा स्पर्म के पैसेज को ब्लॉक कर देता है। वॉश डिफरेंस रेटिटेस्टिस से तुम्हारा वॉश डिफरेंस से एपिडर्मिस से वॉश डिफरेंस से तुम्हारा यूरेथ्रा तो बाहर होता है। तो वॉश डिफरेंस को काट दोगे तो यूरेथ्रा में जाएगा नहीं, सामान्य साइकिल से मिलेगा नहीं, तो तुम्हारा ऑब्वियस बात। एक चीज तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि अगर इसे काट देंगे तो जो कॉन्टिन्यूस स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा होगा तो वो क्या बोलते हैं ओवर नहीं हो जाएगा, टेस्टिस में इकट्ठा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता है। टेस्टिस और एपिडर्मिस इसको एब्जॉर्ब करते रहते हैं, इसको जो पुराने स्पर्म हो जाते हैं उसे एब्जॉर्ब करके खत्म करते रहते हैं, ठीक है। ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है कि दोनों फेलोपियन ट्यूब को कट करके बांध दिया जाता है। ये भी तुम्हारा ओवम का क्या बोलते हैं उसे पैसेज को रोक देता है, ठीक है। अब आते हैं अपने एमटीपी पे। आज वो तुम्हारा फैमिली प्लानिंग 1951, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम 1997 और एमटीपी 1971। ये तीनों ईयर्स याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। एमटीपी एक्ट इन ईयर 1971 बता दिया मैंने। और वर्ल्ड वाइड नियरली 20% ऑफ टोटल प्रेगनेंसी गेट एबॉर्टेड। नंबर ऑफ एमटीपी देखो पूरे विश्व में 20% प्रेगनेंसी जितनी होती हैं, टोटल प्रेगनेंसी के 20% को एबॉर्ट कर दिया जाता है बेबीज को। ये करीब 40 से 50 मिलियन यानी 4 से 5 करोड़ हर साल एबॉर्शन होता है पूरे वर्ल्ड पे। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी डन अप टू 20 वीक्स। 5 महीने तक वो होता है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है। टर्मिनेट मतलब खत्म कर देना, ऐसे समझ सकते हो। एमटीपी सेफ अप टू 12 वीक्स। एक ट्राइमेस्टर में 3 मंथ होते हैं, 3 मंथ यानी एक मंथ में यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है 4 वीक। तो एक ट्राइमेस्टर में 3 वीक्स, 3 वीक्स में 12 हफ्ते। तो वही यहाँ पे लिखा है कि ये जो एमटीपी है यानी प्रेगनेंसी को खत्म करने का जो पीरियड है वो 12 वीक तक सेफ माना जाता है, ठीक है। एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2017, अभी गवर्नमेंट ने इस पे बहुत अवेयरनेस फैलाई है, तो इसमें एक अमेंडमेंट आया, संशोधन आया, कुछ चेंजेस हैं, आओ उसे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विद इन द फर्स्ट 12 वीक ऑफ ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड डॉक्टर। देखो अगर 12 वीक तक है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो एक डॉक्टर का, एक रजिस्टर्ड डॉक्टर का वो तुम्हें परमिशन लगेगा। अगर ये मोर देन 12 वीक है और लेस देन 24 वीक्स है
यानी 3 महीने से ज़्यादा है और 6 महीने से कम है तो यहाँ पे 2 तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल का तुम्हें ओपिनियन लगेगा, परमिशन लगेगा, ठीक है। प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स रेगुलेशन प्रिवेंशन मिसयूज एक्ट 1994 अमेंडमेंट इन 2003। देखो ये तुम्हारा एक प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है, ये तुम्हारा एक लॉ है, वो 1994 में आया, इसमें अमेंडमेंट हुआ 2003 में। इट प्रोहिबिट प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, इसने भी तुम्हारा बिफोर बर्थ बेबी का जेंडर पता करने पे इसने रोक लगाई। अब आते हैं अपने इंड्यूस एबॉर्शन पे। व्हेन बर्थ कंट्रोल इंड्यूस मतलब कि सर्जिकली भी नहीं, नॉन सर्जिकली भी नहीं, इसे इंड्यूस किया जाएगा। इंड्यूस मतलब उसे ऐसा उसमें एनवायरनमेंट बनाया जाएगा ताकि एबॉर्शन हो जाए। When birth control methods are not used or fail, then to prevent unwanted pregnancy it may be performed। देखो जब हमने अभी बर्थ कंट्रोल मेथड पढ़े अपने नेचुरल बैरियर, आईयूडीज, उसके बाद ओरल, अगर वो सब फेल हो जाए तो उसके बाद ये तुम्हारा इंड्यूस एबॉर्शन वाला प्रोसेस होता है, डन बाय वैक्यूम एस्पिरेशन सक्शन। जैसे घर में बहुत लोगों के पास होता है कि एक मशीन होती है जो धूल और कचड़े को अपने अंदर लेकर के साफ कर देती है, ठीक है। इन्फ्यूजन ऑफ सलाइन सॉल्यूशन और सर्जिकल इवैक्यूएशन स्क्रैपिंग, तो ये सक्शन और स्क्रैपिंग ये 2 टाइप्स होते हैं। सर्जिकल इवैक्यूएशन या तो सर्जिकली उसे काट दो या फिर उसे मशीन के द्वारा खींच लो, ठीक है, सक कर लो। सक मतलब खींचना होता है, ठीक है। तो जैसे गांव में अगर तुम हो तो सक्शन पाइप तुमने देखा होगा, जब खेतों में पानी चलता है तो एक ग्रीन कलर का पाइप बोरिंग में डालते हैं तो वो पानी को खींचता है, सक करता है, ठीक है। तो वैसे ही ये भी होता है कि इसे एम्ब्रियो जो तुम्हारा फीटस डेवलप हो रहा था उसको सक करता है, ठीक है। ये माइफेप्रिस्टोन, ये तुम्हारा RU486 विथ माइसोप्रोस्टॉल प्रोस्टाग्लैंडिन, ये तुम्हारा जो ये दोनों केमिकल को मिला करके ये तुम्हारा नॉन सर्जिकली एबॉर्शन कराते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन पे। वेनरल डिजीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस ना होने के कारण ये बीमारियां फैलती हैं। थोड़ी सी अवेयरनेस किसी की लाइफ बचा सकती है, ठीक है। देखो इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली नोन एज STI। जो सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कॉपुलेशन करने की वजह से जो बीमारियां होती हैं उन्हें हम बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस और HIV, ये याद रखना है। हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस और HIV, ये 3 ऐसी बीमारियां हैं जिनका अभी तक इलाज नहीं है। इसमें इंसान की डेथ होनी ही होनी है, चाहे आज हो, कल हो, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, एक न एक दिन खत्म होना ही है। अब तुम बोलोगे कि ऐसे तो इंसान को खत्म नहीं होना, बट ये ज़्यादा डेंजरस है। अदर डिजीज आर कम्प्लीटली क्योरेबल इफ अर्ली डिटेक्टेड प्रॉपरली। STI के और भी बीमारियां होती हैं, बट ये जो 3 बीमारियां हेपेटाइटिस, हर्पिस और HIV, ये क्योर नहीं होंगी, ठीक है। अर्ली सिम्टम्स आर स्लाइट पेन, स्वेलिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, ईचिंग एटसेट्रा जेनिटल रीजन। देखो अर्ली सिम्टम मतलब शुरुआती लक्षण ये होते हैं कि थोड़ा सा दर्द होगा जेनिटल एरिया में, उसके बाद तुम्हारा क्या बोलते हैं स्वेलिंग होगी, सूजन होगी, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, फ्लूइड निकलेगा, ईचिंग खुजली होगी, ठीक है, जेनिटल रीजन्स में। इन लेटर कॉम्प्लिकेशन इट इंक्लूड्स पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। जब ये बीमारियां अपने असली रूप में आएंगी थोड़ा टाइम हो जाएगा तो पेल्विक वाले रीजन में तुम्हारा इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज। एबॉर्शंस, अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसका बेबी जो एबॉर्ट हो जाएगा। स्टिल बर्थ यानी डेथ बर्थ, जो बेबी होगा वो पहले से ही उसकी डेथ हुई होगी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसे बोलते हैं कि यूटेरस के एंडोमेट्रियम के अलावा कहीं और कहाँ फैलोपियन ट्यूब भी एक ऑप्शन है, वहाँ पे अगर इम्प्लांटेशन हो जा रहा है तो उसे बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इनफर्टिलिटी मतलब तुम्हारा वो कपल फिर फर्टाइल नहीं कर पाएगा, वो पर्सन फिर फर्टाइल नहीं कर पाएगा, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही कैंसर हो जाएगा। अब आते हैं इनफर्टिलिटी पे। इनफर्टिलिटी से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डिजीज हैं, उसके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कुछ डिजीज हैं, इसको शायद मैंने इसमें लिया नहीं है बट मैं बता दे रहा हूँ। तो
ये बहुत जरूरी है, ठीक है। पहला है ट्रेपोनेमा पैलिडोम, तुम नोट कर लो, मैं अपने कॉपी में से देख के बता दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है यार इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। नोट कर लो, पहला है ट्रेपोनेमा, ट्रेपो TREPONEMA पैलिडोम, ये तुम्हारा कॉजेटिव एजेंट है, बीमारी का नाम है सिनफिलिस, ठीक है, सिफिलिस बीमारी का नाम है इसका, वो है ट्रेपोनेमा पैलिडोम। दूसरी बीमारी है गोनोरिया, गोनोरिया इसका है नाइसेरिया गोनोरिया, NEISSERIA नाइसेरिया गोनोरिया। तीसरा है कैंक्रॉइड, CHANCROID, इसका है हीमोफिलस डुक्रे, हीमोफिलस डुक्रे इसका जो कॉजेटिव एजेंट है। चौथी बीमारी है जेनाइटल हर्पीस, ये हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस से होती है। पांचवा है तुम्हारा जेनाइटल वार्ट्स, WARTS, ये तुम्हारा ह्यूमन पेपिलोम्स वायरस से होता है। उसके बाद एड्स, AIDS ऑटो इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये तुम्हारा होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV वायरस से होता है एड्स, ठीक है। उसके बाद हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी के वायरस से होता है। हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी के वायरस से होता है। क्लेमाइडियासिस, CHLAMYDIASIS, क्लेमाइडियासिस एक बीमारी का नाम है, वो होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस, क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस से। देखो सिफिलिस, गोनोरिया, कैंक्रॉइड, ये तुम्हारी होती है बैक्टीरिया से। जेनाइटल हर्पिस, जेनाइटल वार्ट्स, एड्स और हेपेटाइटिस और बी और सी, ये तुम्हारे होते हैं वायरस से, ठीक है। तो ये तुम लिख लेना, और इसमें से जेनाइटल वार्ट्स, एड्स और हेपेटाइटिस बी तुम्हारे कभी क्योर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो था वो एक एक्स्ट्रा बीमारियों के नाम थे, ये एग्जाम में आता है, तो इस वजह से मैंने बता दिया। अब आते हैं इनफर्टिलिटी पे। इट इज द फेलियर ऑफ कंसीव इवन आफ्टर 1 to 2 year रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्स। देखो कॉन्टिन्यूअस 1 से 2 साल अगर कोई कपल है वो बिना किसी बैरियर मेथड के या फिर बिना किसी IUDs के, किसी भी बर्थ कंट्रोल मेथड्स के, अगर वो अनप्रोटेक्टेड कॉपुलेशन कर रहा है, इंटरकोर्स कर रहा है, और फिर भी उसे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो वहाँ पे तुम्हारा उसे हम बोलेंगे इनफर्टिलिटी। इसमें जो तुम्हारा है वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी होता है कि अगर कोई कपल ऐसा है कि वो लाइफ में कभी प्रेग्नेंट हुआ ही नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में बोलेंगे कि अगर कोई एक टाइम प्रेग्नेंट हुआ है, दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है, तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। स्टरलिटी क्या बोलते हैं कि वो कम्प्लीटली इनएबल हो, मतलब कम्प्लीटली इनकेपेबल हो टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, मतलब वो लाइफ में कभी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा अपने ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या होता है कि वो उसके बच्चे को बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। इनफर्टिलिटी इन मेल्स देख लो, एजुस्पर्मिया, एब्सेंस ऑफ स्पर्म, टेरेटोजूस्पर्मिया, डिफेक्टिव स्पर्म्स, ओलिगोस्पर्मिया, लो स्पर्म काउंट, एस्थेनोजूस्पर्मिया, लो स्पर्म मोर्टेलिटी। तो ये टर्म्स है, तुम्हें याद करना है। क्रिप्टोकॉर्डिस, जब तुम्हारे टेस्टिस जो होता है वो 5 to 7 वीक्स में इनसाइड आता है, 5 to 7 मंथ्स में जब वो स्क्रॉटम में आता है, तो वहाँ पे कुछ इशू हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी एक हो जाता है इनफर्टिलिटी। ब्लॉकेज ऑफ वॉल्टिफरेंस, हाइपरथर्मिया और हाई स्क्रॉटल टेम्परेचर, तुम्हें पता है ना स्क्रॉटम नीचे क्यों होता है, ताकि वो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर से कम कर सके। टाइट अंडरगारमेंट्स या थर्मल अंडरगारमेंट्स, टाइट अंडरगारमेंट्स पहनने से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। मम्स आफ्टर प्यूबर्टी कॉज ऑर्काइटिस, इससे भी इनफर्टिलिटी होती है। इम्पोटेंसी, मेल जो पेनिस होता है वो इरेक्ट ना हो पाए, पेनिट्रेट ना कर पाए वेजाइना में, इससे भी इनफर्टिलिटी होती है। गोनेडोट्रोपिन डिफिशियंसी, LH और FSH का अगर डिफिशियंसी हो जाए उसमें भी होती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम भी अगर प्रेजेंट हो फिर भी इनफर्टिलिटी होती है। एंड्रोजन डिफिशियंसी इन एजिंग मेल्स, एडम, रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, तो ये कुछ कॉजेज थे इनफर्टिलिटी इन मेल्स। अब आते हैं इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स में। एनोवुलेशन, ओवुलेशन ही ना हो, ओलिगो डिफिशिएंट, जो ओवुलेशन हो उसमें कुछ कमी हो, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी हार्मोन्स, और ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड एड्रिनल ग्लैंड के दिक्कत की वजह से या तो प्रेगनेंसी क्या बोलते हैं ओवुलेशन ना हो, या फिर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी हार्मोन में दिक्कत आ जाए। इनएडिक्वेट ग्रोथ फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम कॉजेज से लो, अगर प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन कम हो रहा है कॉर्पस ल्यूटियम से, उससे भी हो जाएगा। ओवम इज नॉट लिबरेटेड बट रिटेन ट्रैप्ड इन फॉलिकुलर ड्यू टू हाइपर प्रोलेक्टिमिया, तो हाइपर प्रोलेक्टिमिया की वजह से भी मतलब प्रोलेक्टिन का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाए उसके वजह से भी हो जाएगा।
और तुम्हारे फॉलिकल जो है वो ट्रैप हो जाए उससे भी हो जाएगा, ठीक है। ओवम जो है वो तुम्हारा बाहर ना आ पाए उससे भी हो जाएगा। फेलोपियन ट्यूब फेल्स टू पिक अप ओवम एंड हैव इम्पेयर्ड मोटिलिटी, लॉस ऑफ सीलिया, ब्लॉक ल्यूमेन। जो फेलोपियन ट्यूब का जो गैप था जिसकी वजह से ओवम ट्रैवल करके जाता था सीलिया के ऊपर, अगर उसमें से किसी में भी एक कमी आ जाए या सीलिया में आ जाए या वो ल्यूमेन जो है वो खत्म हो जाए या फिर मूवमेंट वाला जो कैपेबिलिटी है वही खत्म हो जाए तो वहाँ से भी हो जाएगा। हाई स्पर्म, अगर तुम्हारा सर्विक्स में या वेजाइना में स्पर्म को खाने वाला फेगोसाइटोसिस करने वाला अगर फैक्टर ज़्यादा है मैक्रोफेजेस तो उससे भी इनफर्टिलिटी हो जाएगी। डिफेक्टिव वेजाइनल ग्रोथ, वेजाइना में अगर कुछ गड़बड़ ग्रोथ है केमिकल्स या फिर इन्वायरमेंट एसिडिक है तो उससे भी इनफर्टिलिटी हो जाएगा। डिस्पैरिनिया, पेनफुल सेक्स इंटरकोर्स एक्सप्लेन बाय ह्यूमन, ये एक मेजर कॉज है इनफर्टिलिटी। कॉन्जेनिटल मालफंक्शन ऑफ यूटरस, यूटरस में कुछ दिक्कत आ जाए, कैंसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है तो उससे भी इनफर्टिलिटी आता है। फाइब्राइड यूटरस, अगर यूटरस फाइब्राइड से भर जाए उससे भी दिक्कत आती है। अब आते हैं इनफर्टिलिटी को क्योर करने पे, ठीक है। पहला है हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब जैसे मान लो इतने तो रीजन हमने पढ़ लिए कि कोई भी कपल इनफर्टाइल अगर हो गया तो दिक्कत देगा ही, ऑब्वियस बात है। अब हम बात करते हैं कि दिक्कत हो गया तो उसे क्योर कैसे करें। पहला हमारा आता है आईवीएफ। आईवीएफ अब लोकल गांवों में भी अब लोग इसके बारे में अवेयर हो चुके हैं, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को एम्ब्रियो ट्रांसफर भी बोलते हैं, ये मोस्ट कॉमन है। Eggs combined with partner sperm in a dish in lab. Once fertilization occurs, the resulting embryo develop for 3 to 5 days before being placed in uterus. देखो ये IVF में क्या होता है ना कि मेल से स्पर्म लिया जाता है, फीमेल से स्पर्म लिया जाता है, उन दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में उसे फर्टिलाइज करा करके 3 से 5 दिन तक ग्रो कराया जाता है। जब वो ग्रो हो जाता है तो उसे वापस यूटेरस में ले जाकर इम्प्लांट कर दिया जाता है इन एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब आते हैं ICSI में, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो एग होती है उसके अंदर, जो एग होती है उसके अंदर ही तुम्हारा स्पर्म को ले जाकर इंजेक्ट करा दिया जाता है, उसके न्यूक्लियस को ले जाकर इंजेक्ट करा दिया जाए तो इससे तुम्हारा वहीं पे फर्टिलाइजेशन होके, और ये दिक्कत उसमें होती है ना कि जो मेल कोऑपरेट नहीं कर पाए, इंसेमाइनेशन ना कर पाए उसमें। एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो तुम्हारा रिजल्टिंग एम्ब्रियो को इसमें भी यूटेरस में जाकर छोड़ दिया जाता है। ऑब्वियस बात है ये एम्ब्रियो एग में स्पर्म को इंजेक्ट कराने के लिए बाहर ही निकालना पड़ेगा, एग को भी स्पर्म को भी, तो वहाँ से तुम्हारा हो जाता है। अब गिफ्ट पे बात, ये तुम्हारा गिफ्ट था नहीं, अभी गिफ्ट पे बात करते हैं। गिफ्ट याद रखना, लड़कियों को ज़्यादा पसंद हो जाए तो ये ऑब्वियस बात है लड़कियों में ही दिक्कत होगी। ट्रांसफर गिफ्ट यार, अब इसे जजमेंटल मत बन जाना, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। इन दोनों में ना तुम कंफ्यूज हो सकते हो, तो इससे याद रखना गिफ्ट लड़कियों को पसंद होता है तो ये इसमें लड़कियों में ही दिक्कत होगी। देखो ट्रांसफर ऑफ वुमन कलेक्टिवली, ट्रांसफर ऑफ वुमन कलेक्टिवली फ्रॉम हेल्दी डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बट कैन। देखो ये गिफ्ट वाला प्रॉब्लम उसमें होता है ना कि जो फीमेल होती है वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाती बट वो यूटेरस उसका ठीक होता है टू इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि किसी डोनर फीमेल से एग लिया, ओवम लिया जाता है और उसका फ्यूजन करा करके वो जब वो एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है तो उसको इम्प्लांट करा दिया जाता है। अब आ जाते हैं जाइगोट टेट्रा फैलोपियन ट्यूब, इसमें टेस्ट ट्यूब भी प्रोग्राम है ये भी। इसमें हेल्दी डोनर से स्पर्म लिया जाता है, हेल्दी डोनर से या फिर पेरेंट से ही ओवम लिया जाता है। दोनों को सुटेबल कंडीशन में लेबोरेटरी में फर्टिलाइज कराया जाता है। जाइगोट 8 ब्लास्टोम ईयर्स तक हम 8 सेल्स ऐसे याद रख लेना। जाइगोट की सेल्स को ब्लास्टोमियर बोलते हैं, मतलब पूरे ब्लास्टोमियर मोरुला और वो भी क्लीवेज करके जो भी सेल्स बनती है उसे ब्लास्टोमियर बोलते हैं। तो 8 सेल्स तक अगर हम यूटेरस में उसे फैलोपियन ट्यूब में अगर उसे हम ट्रांसफर करा रहे हैं तो उसे बोलेंगे जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये एम्पुला रीजन तक जाएगा क्योंकि वहाँ पे फ्यूजन होता है। अगर 8 से ज़्यादा है तो यूटेरस में वो होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि ब्लास्टोसिस्ट 16 सेल्स का, मोरुला जो था वो 16 सेल का था ना, तो वो तुम्हारा आकर के इम्प्लांट हो रहा था, ठीक है। तो उसे हम IUT बोलेंगे, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो ये यूट्राइन में जाकर के तुम्हारा हो जाएगा। अब आते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे। ये ऑब्वियस बात है, ये इनफर्टिलिटी ऑफ मेल है, 82 आइडल इनेबिलिटी ऑफ इरेक्ट पेनिस, अगर पेनिस इरेक्ट नहीं हो रहा है, इंसेमिनेशन नहीं हो रहा है, लो स्पर्म काउंट है, ओलिगोस्पर्मिया है, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज्ड। सीमन कलेक्ट, जो सीमन होता है वो स्पर्म होता है वो तुम्हारा किसी हेल्दी डोनर से लिया जाता है
और इसे या तो वेजाइना में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है या फिर इंट्रा यूटरिन या फिर यूटरस में ही इसे इंसेमाइन कर दिया जाता है, या तो वेजाइना में या फिर यूटरस में इसे इंसेमाइनेशन के प्रोसेस से पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं सरोगेसी। सरोगेसी मतलब ये होता है कि गेस्टेशनल कैरियर, जैसे मान जो कोई कपल है उसने फर्टिलाइज किया, उसके अंदर जाइगोट बन गया, अब उस जाइगोट को निकाल करके किसी दूसरे फीमेल के अंदर उस जाइगोट को प्लांट कर दिया जाएगा, ताकि वो गेस्टेशन वाला जो बेबी का डेवलपमेंट वाला जितना 9 मंथ का फेज है वो अपने अंदर करे, और बेबी जब ग्रो हो जाए, डेवलप हो जाए, तो उसे वो वापस उसके ओरिजिनल पेरेंट्स को दे दे। ऐसा होता है, मुंबई में ये कॉमन है। इन अदर वुमेन कैरी एम्ब्रियो और डोनर टिल कंप्लीट डेवलपमेंट। ठीक है, डोनर एग और एम्ब्रियो, इफ मेल इज अनेबल टू कंसीव यूजिंग हर ओन एग्स, फीमेल इज अनेबल टू, एंड एग डोनेटेड बाय अनदर वुमन इज मिक्स्ड विद पार्टनर स्पर्म रिजल्टिंग इन एम्ब्रियो फॉर्मेशन। देखो, एग डोनर या एम्ब्रियो वो होता है कि जब कोई फीमेल एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही तो दूसरी फीमेल उसे दे दे। ठीक है, और यहाँ से तुम्हारा क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना और एम्ब्रियो बन गया। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो थी लूसी जॉन ब्राउन थी 1978 में इंग्लैंड में, विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टॉय और रॉबर्ट एडवर्ड। इन दोनों डॉक्टर ने मिलकर के फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी IVF बनाया था इंग्लैंड में 1978 में। लुइस जॉय ब्राउन उस लड़की का नाम था। ठीक है, इंडिया में जो थी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इंडिया में डेवलप 1986 में। 1986 8 साल के बाद इंडिया में भी KEM हॉस्पिटल मुंबई में बन गया था। ये डॉक्टर इंदिरा हिंदूजा ने ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बनाया था। आज के टाइम पे जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब इंडिया में बनी थी उसकी भी एक डॉटर है, उसका भी एक बेबी है। ठीक है, और टर्म्स देख सकते हो, पोस्ट है पेरिटोनियल oocyte एंड स्पर्म ट्रांसफर, सूजी है सब जोनल इंसेमाइनेशन, टीसी है टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन, मीसा है माइक्रोसर्जिकल एपिडाइमल स्पर्म एस्पिरेशन। ये तुम्हें याद करना है, करो, छोड़ना है छोड़ दो। इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।